आशुतोष जी, आपके पास आते हुए दो बातें निकली हैं। एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं है, अपने नेताओं को आगे लेकर नहीं जा रही है बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर भी दो बड़े नेता हैं जिनके भीतर तकरार की खबरें। और ओबीसी का मुद्दा, जातिगत जनगणना, ये इस चुनाव में कितना असर डालने वाला है? तब जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम कहते हैं हमने गणना करवा ली है लेकिन रिजल्ट हमने लोगों के सामने नहीं रखा। आशुतोष जी, बहुत चतुराई के साथ इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी ने बहुत चतुराई के साथ कास्ट सेंसस को उठाने की कोशिश, क्योंकि उनको लगता है कि कास्ट की अगर हिंदुत्व का मुकाबला करना है, हिंदुत्व को अगर न्यूट्रलाइज और काउंटर अगर करना है तो कास्ट सेंसस के जरिए ही हो सकता है। और कास्ट सेंसस का मतलब क्या है? मंडल की पॉलिटिक्स। तो मेरा अपना मानना यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को रिलीज किया है, उसी तरीके से उन्होंने मंडल को एक बार दूसरी बार अपने बैग से निकाल के उसको रिलीज किया है। और यह मंडल जिसने 1990-91 में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के उभार को न्यूट्रलाइज काफी हद तक किया था, उसका असर इस चुनाव में हो सकता है। बशर्ते उसमें एक चीज, बशर्ते यह है कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ इसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने की कोशिश करे, लोगों से जुड़ने की कोशिश करे और इसके सहारे एक बड़ा नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे। इसमें जो दिक्कत क्या है, बीजेपी को हमेशा से लगता रहा है और आरएसएस को भी लगता है कि जब जब आप कास्ट सेंसस की बात करेंगे, जब तक आप बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जब तक आप रिजर्वेशन की बातचीत करेंगे, तब हिंदू यूनिटी का उनका जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचता है। इसलिए बीजेपी के अंदर यह हिचक है। लेकिन मेरा अपना अंदेशा यह है कि जैसे जैसे पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे बीजेपी के अंदर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि वो भी कास्ट सेंसस के पक्ष में खड़े हो या संदेश इस तरीके से दें वो कास्ट सेंसस का विरोध नहीं करें। शहजाद बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, उनकी बातों से इत्तेफाकी रख रहे थे। बोलिए शहजाद। चित्रा जी, हाँ, चित्रा जी, इस पे प्लीज एक क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। देखिए चित्रा जी, कहीं पर भी ना भाजपा ने ना प्रधानमंत्री जी ने उसका विरोध किया है। एक बात मैं आपको फैक्ट पे बता दूं, हमने बिहार में उसके लिए 500 करोड़ आवंटन किए थे, हमने उसको सर्वसम्मति से पारित किया था। प्रधानमंत्री के शब्द मैं आपको कोट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जिसकी जितनी संख्या भारी वाला हिसाब किताब होगा तो मान्यवर आप ही के लोग कहते थे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार संसाधनों पर, इसका मतलब कि अब हिंदुओं का अधिकार होगा। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है, दो विषय है इसमें। एक तो यह कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति जिसका मैंने उदाहरण दिया, और दूसरा साउथ की पार्टीज कहती है कि संख्या बल पर डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। और भाई साहब जो ओबीसी कास्ट सेंसस का विरोध कर रहा है वो टीएमसी ऑन रिकॉर्ड विरोध कर रही है इंडिया अलायंस में। सौगत रॉय का छपा हुआ बयान, अजय माकन का छपा हुआ लेटर, कार्ति चिदंबरम का छपा हुआ ट्वीट, इन्होंने विरोध किया है। मान्यवर, आप किस प्रकार से मिसकोट करते हैं और बोलते हैं कि यह तरीका ठीक नहीं है। आप बताइए टीएमसी का स्टैंड क्या है इंडिया अलायंस में ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर? उनका अभी तक इस पर रेजोल्यूशन नहीं आ पाया है क्योंकि टीएमसी ने इसका विरोध किया है। और आप इस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी पर ये इनके नेता ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया था कि इसका रेपरकशन होगा, फिर वो ट्वीट डिलीट किया गया। पूछे तहसील से क्यों डिलीट किया वो ट्वीट, क्यों उन्होंने ट्वीट किया वो? आशुतोष जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास। आशुतोष जी, सिर्फ बिहार के अंदर देखिए, गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। सुशील मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब हम जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, जब नीतीश से, तब भी हमने उसी वक्त हमने रिजोल्यूशन। अरे लेकिन 54% पिछड़ों का वोट आशुतोष जी तो बीजेपी को ही मिलता रहा है ना, और 2014 के मुकाबले उसका वोट बढ़ा है। देश में सबसे बड़ा अगर विपक्षी चेहरा, अगर सबसे बड़े नेता की बात करें पिछड़ों की, तो वो तो नरेंद्र मोदी ही है। विनोद जी, आपकी बातों पर विनोद जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। तो फिर आपको लग रहा है कि इसका असर पड़ जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा, यकीनन देश में अगर सबसे बड़े कद का कोई नेता है पिछड़ों का, नरेंद्र मोदी आज की डेट में वो नजर आते हैं किसी से भी। नहीं, और गिन देने से ओबीसीयों को, ओबीसी जाति के लोगों को अधिकार मिल जाएगा क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी देश में सिर्फ पिछड़ों के नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं है, चाहे उनका विरोधी हो चाहे समर्थक हो। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं। जिस दिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए थे, तेजस्वी यादव उनके साथ थे जी। उस दिन से ही मैं लगातार इसको लिख भी रहा हूं, कह भी रहा हूं, और अब ये सामने दिखाई पड़ रहा है। और इन विधानसभा चुनावों में भी ये मुद्दा बनेगा और उसके बाद 24 में भी ये मुद्दा बनेगा। क्योंकि जाति जनगणना जो है, जिसको मैं मंडल 2 के रूप में देख रहा हूं, जाति जनगणना दरअसल एक एक्सरसाइज है।
वो सिर्फ जाति जनगणना तक बात नहीं रुकेगी, वो जाति जनगणना के बाद उसके बाद आरक्षण बढ़ाने की बात आएगी, उसके बाद निजी क्षेत्रों के दायरे को में आरक्षण लाने की बात आएगी। तो ये सारी चीजें पाइपलाइन में है। तो ये मंडल 2 में इसीलिए कहता हूं। लेकिन मुझे वो आंकड़ा याद आ जाता है, 52% 1931 की जनगणना के हिसाब से 52% पिछड़े हैं। अभी के जो बिहार में आंकड़े जारी किए गए हैं वो 64% का है। तो क्या बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा आरक्षण में, और उसके जरिए आप कह रहे हैं कि एकदम परिदृश्य पूरा चेंज हो जाएगा? नहीं, बदलाव इसलिए होगा कि पहले तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होगी, तब उस पर कोई बात बनेगी। क्योंकि अभी एक राज्य ने करा दिया, वो भी सर्वेक्षण कराया है, कुछ राज्यों में है आंकड़े जारी नहीं। ये केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा कि वो जाति जनगणना पूरे देश में कराए। यानी जाति जनगणना तो होनी है, तो उस जनगणना में जाति जनगणना भी साथ में हो, जैसे 2011 में हुई थी, और 2011 के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, तो उससे एक अनुमान लगेगा। तो आरक्षण में जो 50% का कैप लगा हुआ है, हालांकि वो टूट भी गया, चूंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो गया, तो इसीलिए याद होगा आपको झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 70% आरक्षण का कानून पास कर दिया गया था, जिसको राज्यपाल ने रोका। पिछड़ों के लिए अगर इतना क्रांतिकारी कदम है तो 2011 के आंकड़े क्यों छिपा लिए गए थे यूपीए सरकार की ओर से? ये जवाब तो कांग्रेस पार्टी और के प्रवक्ता थे, इसके लिए मैं क्या जारी करना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए पिछड़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी में बड़ी दुविधा रही है, मंडलवादी। जब मंडल आयोग नंबर 1 आया था, मैं तो उस वक्त कवर करता था वीपी सिंह का पूरा दौर में, उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसके पक्ष में नहीं थे, परोक्ष अपरोक्ष रूप से। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया, तब जाकर के इनके सामने कोई चारा नहीं था। शहजाद जी हाथ हिला रहे हो, कहेंगे बीजेपी पक्ष में थी, लेकिन मैं बता दूं बीजेपी पक्ष में कैसे नहीं थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बीजेपी और लेफ्ट मिलकर चला रहे थे। वीपी सिंह मंडल लाए, देवीलाल जी के दबाव में, चंद्रशेखर की रैली के दबाव में। बीजेपी ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसके विद इन 15 डेज, 1 महीने के अंदर अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकल पड़े, और लालू जी ने उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद वो सरकार गिरी, और संसद में कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके बीपी सिंह की सरकार को गिराया। विनोद अग्निहोत्री जी, तब की बीजेपी में आज की बीजेपी में जमीन आसमान नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये मंडल का ही दबाव था कि बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग शब्द इजाद करना पड़ा। 1991 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। संगीत रागी जी बहुत देर से चुप है, एक उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। संगीत जी, जो बातें विनोद जी ने कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए, वो कह रहे हैं मुश्किलें तो होने वाली और बड़ा मुद्दा बनेगा जातिगत जनगणना। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, तो ये आप अपनी मंशा व्यक्त करते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा बड़ा मुद्दा बने। मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा ये तो भविष्य तय करेगा इसका, लेकिन आशुतोष की जरूर इच्छा है कि आगे वाले दिनों में मुद्दा बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट जो है वो हिंदू समाज के जातियों में विभाजन के आधार पर ही हो रहा है। जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग राहुल गांधी और उनके सलाहकार और उनके पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग उनको 2019 के चुनाव से पहले दिए थे, उसका वो प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना क्षेत्रीय पार्टियों के गले की हड्डी बनने जा रही है आने वाले दिनों में। आप मुझे बताइए, बिहार की जाति जनगणना हुई है, 137 जातियां ऐसी हैं जिनका 0.1% जनसंख्या है। 25 जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 1000 है। वो ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिनका जीवन जो है आज सबसे दुभर और सबसे दारिद्रिक स्थिति में है। जिन जातियों को इस पूरे आरक्षण का लाभ मिला है वो कुर्मी और जो है वो यादव जातियां हैं, जिन्हें आप कहीं से भी पिछड़े और स्थिति में आप नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक राजनीतिक चाल के तौर पर उनको उस कैटेगरी में डाल करके रखा गया है। मैं ये बहुत साफ विश्लेषण ये कर रहा हूं कि कल जाकर के इन जातियों को आप इस दृष्टि से मत देखिए, आरक्षण की दृष्टि से मत देखिए, इस दृष्टि से देखिए कि एक डेमोक्रेसी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है। कल जाकर के ये जातियां कहती हैं कि जिन आरक्षण को यादवों को और कुर्मियों को मिला है, उनको फॉर द टाइम बिंग 10 साल के लिए आप रोक दीजिए, और वो सारी जातियों का बाकी जो हम लोग जो बेनिफिट नहीं मिला है उसको हमको रखिए आरक्षण के दायरे में। तब क्या होगा, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में जल्दी से। और कांग्रेस पार्टी उस समय भी राजीव गांधी ने क्या कहा था, इस देश में कास्ट वार होगा। ले लेते हैं जल्दी से। देखिए, संगीत जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी कमीशन का गठन एनडीए बीजेपी सरकार ने किया था 2017 में, और रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आ गई है वो राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल। और वो रोहिणी कमीशन को अगर लागू करना होगा तो आपको
जातियों की संख्या पता करके उसके हिसाब से ही सारी स्कीमें तय करनी पड़ेगी। लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में इस बारे में भी जिक्र है कि ओबीसी के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सारा फायदा लेकर जाते हैं। बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं, जो डर ये दिखा रहे हैं 1000 की आबादी वाले क्या होगा, वो रोहिणी कमीशन से ही हल होगा। और जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी 1000 आबादी, तो उनको ज्यादा संरक्षण की जरूरत पड़ेगी जो आप देंगे। ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए भी आंकड़े जरूरी है। शहजाद जी 2 लाइन में जल्दी से आर यू तहसीन चित्रा जी, हाँ, आर यू क्लोजिंग कमेंट के लिए शहजाद पहले। चित्रा जी, हमारे तो मन में मंडल है और दिल में कमंडल है, ये कहां से भेदभाव करने लगे जी। हमारी पार्टी जब से बनी है, आंकड़ा दिखाता है 30% हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी, देश का प्रधानमंत्री जिसने अपना टेन्योर पूरा किया वो ओबीसी, अगला प्रधानमंत्री हमारी तरफ से ओबीसी, इनका तो पता नहीं कौन है, ममता बनर्जी है, राहुल है, कौन है, क्या है। और जिन्होंने खड़े होकर लोकसभा में ओबीसी को गालियां देते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया, वो तो ओबीसी के समर्थक बन गए इनकी दृष्टि में। और हमने जिसने उसको लागू किया, संवैधानिक स्टेटस दिया, ओबीसी समाज के तमाम जो हमारे लोग हैं उनको अधिकार दिए, हम उनके विरोधी बन गए। और आज एक बात केवल कहूंगा कि यही विश्लेषक आज जो हम लोग हिंदू समाज, एक लाइन में काउंटर, तहसीन जी चित्रा जी आपसे भी मेरी एक ही लाइन में काउंटर। अभी गुब्बारा को मैं फोड़ता हूं। आरएसएस का एक भी मुखिया ओबीसी या दलित समाज से नहीं हुआ। जिस दिन ये लोग बनाएंगे उस दिन ये आकर प्रवचन नेशनल चैनल पर दे, वरना यह प्रवचन देना बंद करे। आरएसएस के एक भी मुखिया। चलिए, सब वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आगामी 5 चुनावों के आंकड़े क्या रहते हैं, उसी के जरिए 2024 का फाइनल तय होना है। कौन से मुद्दे रहेंगे हावी, जातिगत जनगणना कितना बड़ा मुद्दा आम जनता के भीतर बन पाएगा, ये भी देखना रहेगा महत्वपूर्ण।